जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिशिएंट इंडिया में मौर्य वंश। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मौर्यन एम्पायर। और मैं आपको बता दूं, मौर्यन एम्पायर भारत का पहला साम्राज्य है, पहला एम्पायर है। इससे पहले भारत में किसी भी साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई। तो जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ है वो मौर्यों का ही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो बेसिकली आज हम मौर्य वंश के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मगध के विकास के साथ ही मौर्यों का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिनका शासन बहुत बड़ा है साथियों। लगभग पूरे भारत पर इनका शासन है, साउथ के कुछ एरिया छोड़ दो तो, ठीक है ना। बाकी पूरे भारत पर इनका शासन है, पूरे पाकिस्तान पर इनका शासन है, अफगानिस्तान तक इनका शासन फैला हुआ है, ठीक है ना। और मौर्यों में ही हम देखेंगे कि जो एम्पायर खड़ा किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसी को आगे बढ़ाया उनकी जो आने वाली संतानें हैं, चाहे वो बिंबिसार हों या सम्राट अशोक हों। तो बेसिकली इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक फैक्ट हैं, उनको पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे संस्थापक कौन है, सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, वृहद्रथ। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र, और जो इनका राजकीय चिन्ह है वो है मोर, मयूर, ठीक है ना। ध्यान रखना। अब जरा हम ये देखते हैं कि मौर्यों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी के सोर्स क्या है। तो देखो, मौर्यों के बारे में जानकारी के बेसिकली दो सोर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है साहित्यिक स्रोत। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मौर्यों का जो मोस्टली इतिहास लिखा गया है वो यूनानी अभिलेखों या यूनानी किताबों के आधार पर लिखा गया है, क्योंकि यूनानियों के साथ इनके अच्छे संबंध थे। इस वजह से यूनानियों ने इनके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में रखना, आगे ये काम आएगी। जैसे अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ से इनकी जानकारी मिलती है, तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो है मेगास्थनीज की इंडिका, ध्यान रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, मेगास्थनीज की इंडिका। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ भी जानकारी देते हैं, जैन ग्रंथ भी जानकारी देते हैं, विष्णु पुराण भी इसके बारे में जानकारी देता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी जानकारी देता है, पतंजलि के महाभाष्य में, ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख है, ठीक है। इसके अलावा दो समकालीन साहित्य जिनका नाम है आहना नूर, जिसके लेखक हैं रुद्र शर्मन, इसमें नंद तथा मौर्यों का उल्लेख है। और दूसरा है परडार, इसके लेखक हैं कपिलर, इसमें भी मौर्यों का उल्लेख है। तो ये दो सोर्स हो गए। इसके अलावा कश्मीर के क्षेमेंद्र में वृहद कथा मंजरी, और यहीं के सोमदेव की कथा सरित सागर, ठीक है। दो किताबें ये हो गई, ठीक है, वृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर। इनके लेखक कौन है? वृहद कथा मंजरी के लेखक हैं क्षेमेंद्र, तथा कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। ये दोनों भी जो है मौर्यों के बारे में जानकारी देती हैं, ठीक है। आगे अगर हम इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखें तो उनको भी देख लेते हैं। तो इनके पुरातात्विक स्रोत क्या है? पहला है अशोक के लगभग 40 अभिलेख, तो ये तो पूरी जानकारी देते हैं। रुद्रदामन का सौराष्ट्र प्रांत में स्थित जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक तथा चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ उल्लेख है, एक साथ, तो महत्वपूर्ण है। सौगोरा अभिलेख, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह संपूर्ण मौर्यकाल का एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र पर है, यानी तांबे के ऊपर अंकित है। मायस्थान पाषाण लेख, 1931 में बांग्लादेश के बोगरा जिले में यह शिलालेख प्राप्त हुआ था। मौर्य काल में मायस्थान का नाम पुड्र नगर था। यह लेख भी अन्नागार का उल्लेख करता है, तो ध्यान रखना, पुड्र नगर कहाँ पर? बांग्लादेश में। इसके अलावा अगर हम नवीन पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो तक्षशिला में स्थित भीरा, रोपड़ से प्राप्त एक मोहर
जो कि मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में है। गंगा मैदान में स्थित भीटा से प्राप्त मौर्यकालीन किलाबंद नगर और एक श्रेणी भवन हाउस ऑफ गिल्ड। पूर्वी भारत में महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त अशोक के ब्राह्मी लेख। बानगढ़ तथा चंद्रकेतुगढ़ की मिट्टी की चार दीवारी। ओडिशा में शिशुपालगढ़। दक्षिण में सन्नति, कोडापुर, माधवपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियां, ये सब की सब इंडिकेट करती हैं मौर्यकाल को। मौर्यकाल का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य कोई और नहीं, ये चाणक्य ही है। ठीक है, इन्हीं का नाम कौटिल्य है, इन्हीं का नाम चाणक्य है, इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, ध्यान रखना। मौर्यों के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं, जैसा कि मैंने बताया। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है, ध्यान रखना। पेपर में पूछता है कि बताइए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो इसकी जो थीम है, ऐसा मत सोच लेना कि अर्थशास्त्र है तो रुपए पैसे की बात होगी, नहीं। इसकी जो थीम है वो है राजनीति, शासन व्यवस्था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अर्थशास्त्र में टोटल 15 भाग हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में आ चुकी है। 180 प्रकरण हैं यानी उपभाग हैं तथा इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ अन्य पुरुष यानी थर्ड जेंडर की शैली में लिखा गया है, थर्ड पर्सन की शैली में लिखा गया है। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसको प्रकाशित करवाया था। ठीक, अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ प्रमुख पदों का यहाँ पर मेंशन मिलता है, उल्लेख मिलता है, उनको देखते हैं। जैसे मंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री। पुरोहित कौन है? धर्म विभाग का प्रमुख। सेनापति, सेनापति होता है। युवराज सब लोग जानते हैं, इनको देखिए, थोड़ा महत्वपूर्ण है। यह है दौवारिक, राजकीय द्वार का रक्षक। अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता, आय का जो संग्रहण करता होता था वो है समाहर्ता। सन्निधाता, राजकीय कोषागार अध्यक्ष। प्रशास्ता, कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्ट्री, ये है कमिश्नर। और आ जाइए, व्यवहारिक कौन है? व्यवहारिक है प्रमुख न्यायाधीश। नायक कौन है? रक्षा नगर का, नगर रक्षा का अध्यक्ष। कार्मांतिक कौन है? उद्योगों तथा कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद का अर्थ क्या है? ये है अध्यक्ष। दंडपाल कौन है? सेना का सामान्यीकृत करने वाला। दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक। अंतापाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। कर्णक कौन है? ये है लेखाकार। और पौर कौन है? नगर का कोतवाल। तो ये कुछ प्रमुख अधिकारियों के नाम हैं जिनका उल्लेख मिलता है हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखें। मौर्यकाल की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौर्य साम्राज्य को 4 हिस्सों में बांटा गया था। पूर्वी क्षेत्र की राजधानी थी तौसली, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी तक्षशिला। पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी सुवर्णगिरी, ये यहाँ पर मौजूद थी। मौर्य प्रशासन की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा यूनानी लेखक मेगास्थनीज के इंडिका से मिलता है। अशोक के अभिलेखों से भी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये है सारे के सारे सोर्स जिनसे हमें जानकारी मिलती है मौर्यन एम्पायर की। कल हम पढ़ेंगे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और सम्राट अशोक को, यानी अगली क्लास में इनकी चर्चा होगी। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।